नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देहरादून में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भुनाएगी बीजेपी और महाजनसंपर्क अभियान के दौरान पूरे राज्य में बीजेपी इस प्रोजेक्ट को भुनाएगी और पार्टी लोकसभा स्तर पर विकास तीर्थ कार्यक्रम शुरू करेगी। 10 से 12 जून तक होंगे विकास तीर्थ कार्यक्रम और 9 सालों में भी विकास कार्यों पर बाकायदा बैठक होगी। विकास कार्यों को लेकर विकास स्थल पर टिफिन बैठकें होंगी। तो अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, देहरादून में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी भुनाती हुई नजर आएगी। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान पूरे राज्य में बीजेपी इस प्रोजेक्ट को भुनाएगी। पार्टी लोकसभा स्तर पर विकास तीर्थ कार्यक्रम शुरू होंगे। 10 से 12 जून तक विकास तीर्थ कार्यक्रम शुरू होंगे। पिछले 9 सालों में भी विकास कार्यों पर बैठकें होंगी। विकास कार्यों को लेकर विकास स्थल पर टिफिन बैठकें होंगी। तो महाजनसंपर्क अभियान के दौरान पूरे राज्य में बीजेपी पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। 10 से लेकर 12 जून तक विकास तीर्थ बैठकें होंगी। पिछले 9 सालों में विकास कार्यों पर बैठकें होंगी। विकास कार्यों को लेकर विकास स्थल पर टिफिन बैठकें होंगी। तो देहरादून में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी भुनाती हुई नजर आएगी और महाजनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों तक पहुंच बनाएगी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, अगर देखा जाए तो खासतौर पर जिस तरीके से ये गतिविधि है पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भुनाने की, उस बाबत लोगों तक पहुंच बनाएगी बीजेपी। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में और भी कई उपलब्धियां हैं जिसके जरिए उत्तराखंड के लोगों तक बीजेपी अपनी पहुंच बना सकती है, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट ही क्यों? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हैट्रिक 2024 में एक बार हैट्रिक बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं या फिर मेयर हैं, वो सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता दर दर पहुंचेंगे इस मौके पर। इस अभियान के दौरान न कोई पक्ष का होगा न कोई विपक्ष का होगा, चाहे वो विरोधी पार्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन हर घर ये अभियान जाने का है। ये घर घर जाने का जो महाजनसंपर्क अभियान है, इसके जरिए अब 2024 का किला फतेह करने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाई है, एक 2024 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी। अब 2024 की बारी है। ऐसे में ये कवायद अभी से शुरू हो गई है। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है। जहां एक और महाजनसंपर्क अभियान के जरिए दर दर जाएगी भाजपा, तो वहीं कांग्रेस भी अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल करके जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है उसकी जो खामियां हैं उनको उजागर करेगी। वही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, चाहे वो धारा 370 हो या फिर राम मंदिर का मसला हो या फिर जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों का जो जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है, जिस तरह से वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं, या फिर ऑल वेदर रोड हो या फिर अन्य जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये 30 दिवसीय जो कार्यक्रम है, महाजनसंपर्क का कार्यक्रम है, उसमें 3 चरणों में उसको बांटा गया है। जिसमें पहले चरण में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, सौंपी जाएगी, उनको बताया जाएगा और इसके साथ ही 20 तारीख तक जो कार्यक्रम है, चाहे वो जनसंपर्क के माध्यम से जो प्रबुद्ध जनों के बीच में बैठकें होंगी, सम्मेलन होंगे, छात्र मोर्चों के सम्मेलन होंगे, इसके साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ सम्मेलन होंगे, जो प्रतिभाएं होंगी, ये लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन प्रतिभाओं के बीच में बैठकें होंगी, उनको अपनी उपलब्धियां बताई जाएंगी और उनकी राय भी ली जाएगी।
ताकि आगे आने वाले भविष्य में उनको सम्मिलित किया जा सके, उनको विकास के कार्यों में और ज्यादा सम्मिलित किया जा सके कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता चाहती क्या है, इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण के पर बात करें तो उसमें घर घर जाने का कार्यक्रम रहेगा। सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और इसी दौरान 5 रैलियां उत्तराखंड में होनी है, जिसमें से 4 छोटी और 1 बड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को संबोधित कर सकते हैं, देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। और वहीं 4 जो रैलियां होंगी उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा है और अन्य जो वरिष्ठ जो पार्टी के नेता हैं, वो लोग इन जो सभी जनसभाओं में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से खासतौर पर विकास के काम केदारनाथ में देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा उत्तराखंड में भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उसको भुनाती हुई नजर आएगी। लेकिन एक चीज़ तो फिर अगर देखा जाए तो साफ हो जाती है पवन दीक्षित जी कि उत्तराखंड में ख़ास तौर पर दूसरी बार बीजेपी की वापसी हुई है और पुष्कर सिंह धामी जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन क्या अभी भी पीएम मोदी का जो चेहरा है वही उत्तराखंड में वोट की गारंटी है? बिल्कुल प्रियंका, ये उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वो चेहरा है जो 2 बार सिर्फ अपनी दम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को 2 बार केंद्र में पहुंचाया है। वहीं उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड में हो, ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो जो कि वो रिपीट हुई हो। अगर वो कांग्रेस का दौर छोड़ दिया जाए, अगर उसके बाद की बात की जाए तो हमेशा एक बार जिस पार्टी की सरकार होती है उसमें बदलाव जरूर होता है और एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है। और ऐसे में ये पहली बार ऐसा मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए लोगों ने, उनके कामों को देखते हुए, उनके जो विचार, जो पार्टी की विचारधारा है उसको देखते हुए उनके चेहरे पर मुहर लगाई है। और यही उम्मीद है कि अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि हम इस बार भी 2024 में भी हैट्रिक लगाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये उम्मीद है, प्रधानमंत्री ही एक ऐसा चेहरा है जिसकी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित इस सारी जानकारी के लिए। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही है। इसी क्रम में सीएम धामी ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अपनी जमीनों को सुरक्षित रखें। देहरादून नगर निगम भी अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के कवायद में जुट गया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विभाग और निगम ऐसे हैं जिनके पास एक बड़ी संख्या में लैंड बैंक मौजूद हैं। ऐसे में अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार पहले ही सबको निर्देश दे चुकी है। लिहाजा देहरादून नगर निगम भी अब अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त किए जाने के साथ ही अपने लैंड बैंक को और मजबूत करने के कवायद में जुट गया है। मुख्य रूप से देखें तो विभाग या फिर नगर निगम लैंड बैंक का इस्तेमाल किसी बड़ी योजनाओं या परियोजनाओं को लेकर इस्तेमाल कराती है ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने की आवश्यकता न हो। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सीएम धामी ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देश दिए। उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पोती का मुद्दा राजनीतिक रूप लेने लगा है। दरअसल पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री के पोती ने देहरादून में अपने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और नजदीकी पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। कांग्रेस का मानना है कि जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोती की शिकायत उत्तराखंड पुलिस दर्ज करने की राजी नहीं है तो आम घर की बहु बेटियों के खिलाफ अत्याचार की आवाज कैसे उठ सकती है। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की पोती ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने अपने साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करी है। ऐसे में बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तराखंड पुलिस जब इतना रसूखदार व्यक्ति की पोती का केस दर्ज नहीं कर रही है, यह तीसरी बार उनकी पोती को पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी।
और जब इस वीआईपी केस में डोमेस्टिक वायलेंस को दर्ज नहीं किया जा रहा है, रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो एक आम महिला की डोमेस्टिक वायलेंस या यौन उत्पीड़न या मॉलेस्टेशन की रिपोर्ट्स कितनी दर्ज हो रही होंगी, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब ये पूरा मामला पीएमओ पहुंच चुका है और उत्तराखंड पुलिस अब बैकफुट पर। वर्ष 2010 में जोशीमठ नगर क्षेत्र में प्लास्टिक पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर निर्मल नगर पालिका के पुरस्कार से सम्मानित सूबे की अंतिम सरहदी नगर पालिका जोशीमठ अब एक और अनूठी मिसाल पेश करने जा रही है। दरअसल जिन खाद्य सामग्रियों के प्लास्टिक रैपर्स पैकेट में बंद सामान को हम लोग खाने के बाद फेंक देते हैं, उन्हीं प्लास्टिक कूड़ों को एकत्र कर जोशीमठ नगर पालिका पुनर्चक्र प्रक्रिया के बाद चेयरटेबल, कूड़ेदान, डस्टबिन, ट्री गार्ड जैसे आम जन उपयोगी सामान बना रखी है। वही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत मेरी लाइफ मेरा शहर स्वच्छ शहर के तहत नगर पालिका जोशीमठ के माध्यम से RRR सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से खुद को विजिलेंस की टीम बताकर 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी एक महिला पत्रकार अभी फरार है। वहीं 3 अभियुक्तों से 1 लाख की रकम में से 90,000 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 2 अभियुक्तों के पास से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई कार्ड बरामद हुआ और बताया जा रहा है कि 18 मई को 3 महिला और 1 पुरुष विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के हल्द्वानी कार्यालय पहुंचे थे। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर उनकी वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूल करने के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, ये उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी ऐसे अभियुक्त पंजीकृत हैं। सौरभ गावा जो दूसरे नंबर के अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ भी करीमनगर थाना हैदराबाद में एक रंगदारी का प्रकरण है जिसमें ये जेल गए थे। तीसरा अभियुक्त जो सुंदर था वो गुलर भोज का रहने वाला है और इनका दोस्त था, वो गाड़ी लेकर आया था। इसमें 90,000 रुपये और इस घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार को बरामद कर लिया गया है। इन तीनों को ही आज गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस बार रुड़की के ढंडेरा से हाथ जुड़ी यात्रा की शुरुआत की और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि इस बार 2024 की तैयारियों के लिए कमर कस कर तैयार रहें, क्योंकि 2024 के चुनाव में सभी को बिछाड़कर आगे बढ़ना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं और थोड़ी बहुत नाराजगी सभी पार्टियों में देखी जाती है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि इस बार उनका लक्ष्य 2024 है और हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। रहते चलते हर समय 2024 को लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वो महाचुनाव, चुनावों का चुनाव है। ये भी आप जहाँ से राजनीति की दिशा बननी है उसकी चिंता करके नहीं चलेंगे तो फिर किस बात की चिंता करेंगे। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिस तरह की 2 गुटबाजी हैं यहाँ पे, देखिए गुटबाजियाँ होती हैं। कभी कभी जब आप कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा गुट दिखाई देते हैं और जब आप ताकत पकड़ते हैं, जब जनता आपके साथ बोलनी शुरू होती है तो गुटबाजियाँ अपने आप पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। तो हमने इसीलिए और ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का कोई ताल्लुक जो है ऐसा नहीं है
कोई मास हम मूवमेंट करते हैं। ये 51 जगह मैं इस राज्य में कांग्रेस के साथ पिछले 55-56 साल से। बीजेपी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है और यही वजह कि बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाकर घर घर जाकर पीएम मोदी के कार्यों के बारे में जानकारी साझा करेगी। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस से जुड़ी यात्रा निकालकर जनता के बीच में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खामियों को बताने का कार्य करेगी। कांग्रेस से जुड़ी यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा, बीजेपी हमेशा जनता के बीच रहती है, चाहे वो वैश्विक कोरोना महामारी हो या फिर अन्य मौके हों। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश और समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को ही जोड़ने में लगी है। यही वजह है कि गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का भी कार्य ढंग से नहीं कर पा रही है। बीजेपी ने 2024 का बिगुल फूंका है और बीजेपी अब महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम करने वाला संगठन है और हम घर घर जाते रहते हैं। हम जनता से सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे अन्य कोई विषय आते हैं, उसमें हम जनता से हर वक्त संवाद में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। जहाँ कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस जोड़ो, इसका मतलब कांग्रेस ये मान रही कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस बिखरी हुई है। और जब कांग्रेस बिखरी हुई है तो विपक्ष की भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपने आप में मंथन करना चाहिए, अपने विचार सोचना चाहिए कि कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है, देश को तोड़ने की राजनीति करती है या कांग्रेस को जोड़ने की राजनीति करती है। इस तरीके की जो राजनीति है, कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को मंथन करना चाहिए कि हम राष्ट्रहित के काम करते हैं या हम अपने आप को अपने विकास के काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ती है और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दीक्षित, यहाँ पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर निशाना तो साध रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्या बीजेपी खेमे में भी है गुटबाजी को लेकर। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस अब भारत जोड़ो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल करके कांग्रेस अपनी कांग्रेस की जो एकजुटता है उसको करना चाहती है। वही साथ साथ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो खामियां हैं उनको उजागर कर उनको जनता के बीच में ले जा करके कांग्रेस पार्टी एक अपना जनाधार स्थापित करना चाहती है और 2024 में कहीं कहीं एक बार विजय की उम्मीद लगाए बैठी हुई है। क्योंकि जिस तरह से कर्नाटका में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस कहीं कहीं अब उत्सुकता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है। वहीं उत्तराखंड में भी जो 5 सीटें हैं, पहले जब 2014 से पहले की अगर बात की जाए तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के खाते में ये 5 सीटें जाती थी। लेकिन 2014 के बाद 2 बार ऐसा हो चुका है जब भारतीय जनता पार्टी लगातार रिपीट हुई है और 2024 में एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस समय उत्सुकता कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है और वो एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने जा रहा है। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस को ये डर सता रहा है क्योंकि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। जिस तरह से उनमें अंतर कलह देखने को मिल रही है, इससे साफ है कांग्रेस खुद मानती है कि वो टूटी हुई है, इसलिए वो कांग्रेस जोड़ो यात्राएं निकाल रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित जी सारी जानकारी के लिए। 25 मई से 27 मई तक उत्तराखंड में होने जा रही G20 सम्मेलन को लेकर प्रदेश प्रशासन के दिशा निर्देशों के बाद तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। वहीं प्रशासन के माध्यम से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर रानी पोखरी और साथ ही ऋषिकेश में चल रहे साज सज्जा और सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज तमाम अधिकारियों के साथ G20 सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे।
G20 का हमारा डेलीगेट आ रहा है, उनके स्वागत के लिए एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर होंगे जो कि इन देशों के झंडे लिए यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। तो ये टी पॉइंट पर है, जो जोली ग्रांट के टी पॉइंट पर है। कितना बड़ा आयोजन मानते हैं? नहीं, ये देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है और उत्तराखंड के लिए भी अपनी समृद्धि को दिखाना, अपनी क्षमताओं को दिखाने का भी बहुत बड़ा अवसर है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग भी जो है शासन के साथ तालमेल बिठा कर चल रहा है। प्रदीप रावत। इस प्रकार से G20 के 3 बैठकों का सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है करने के लिए, और एक बैठक हमारी रामनगर में हुई है और दूसरी बैठक अभी हमारे यहाँ ऋषिकेश में जो 24-25 मतलब 24 के बाद 25-26-27 को होने वाली है, उसको लेके तैयारियों को देखने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि हमारे विभागों के द्वारा बहुत तेज़ी से इसमें काम किया गया है, और उससे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जो G20 के अध्यक्ष भी हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें उत्तराखंड को 3 बैठकें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि देव भव शब्द एक कहा जाता है कि जो भी अतिथि आता है उसके लिए हम बहुत उसे भगवान के रूप में मानते हैं, और उसके स्वागत के लिए जो भी हमारे ऐसे बन पड़ेगा हम कर रहे हैं। रुड़की सिविल लाइन में हरिद्वार रोड पर शेरपुर गांव के पास हरिद्वार की ओर से आ रही एक बस और एक कार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे गहरे गड्ढे में चली गई। गहरे गड्ढे में जाने से 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस चालक को भी सर में चोट आई है। बता दें कि आज एक बस हरिद्वार से यात्रियों को लेकर मुजफ्फरनगर जा रही थी। हरिद्वार रोड पर शेरपुर गाँव के पास अचानक ही एक कार को बचाने के चलते बस सड़क किनारे बने हुए गड्ढे में जा गिरी। ड्राइवर के सूझबूझ के कारण बस की कार से टक्कर होने से बाल बाल बच गए। अगर टक्कर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की यात्रियों की जान बच गई। लेकिन गड्ढे में बस के जाने से 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। उधर रुड़की के रामनगर में रामलीला मैदान में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत के साथ ही योजनाओं का शिलान्यास किया। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री अधिकारियों की जन सुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गई। इस दौरान जनता सुनवाई में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, उप जिलाधिकारी अभिनव शाह समेत विधायक प्रदीप बत्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, ब्लॉक प्रमुख लुबड़ा राव भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। जनता दरबार में जमीन, जल भराव और अन्य समस्याओं से निजात दिलाने की भी बात कही गई। कैबिनेट मंत्री ने जनता की बहुत सी समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण कर, जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। कुछ कामों का लोकार्पण हम लोगों ने किया है। लोक निर्माण विभाग जिला योजना वर्ष 2023-22 के अंतर्गत रुड़की के आकाशदीप फेज 3 में पैसिफिक होटल के पीछे देवेंद्र कुमार के मकान से हरेंद्र के मकान की ओर सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य का लोकार्पण 25,24,000 जिला योजना के अंतर्गत गणेश विहार द्वारा गेट से मास्टर जी के मकान तक सीसी इमारत का निर्माण कार्य। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया, और वहीं पर अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसको लेकर एसटीएफ की टीम द्वारा थाना रायवाला पुलिस के साथ ही संयुक्त कार्रवाई की गई। थाना रायवाला पुलिस के साथ ही संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना रायवाला स्थित 3 पानी फ्लाईओवर के पास से अभियुक्त कपिल देव से 207 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। एसटीएफ के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध थाना रायवाला में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। तौसीफ खान नामक जो व्यक्ति है, जो बरेली का है, जो आनंद कुमार को उपलब्ध कराता है और बिजनौर से आनंद कुमार जो है देहरादून तक पहुंचाता है। तो इन दोनों की भूमिका की भी हम लोग जांच करेंगे, और हमने आनंद कुमार के लिए टीमें भी निकाल दी। कंडोली का रहने वाला है, और इस पर पूर्व में भी 2019 में एक एनडीपीएस का जो है अभियुक्त पंजीकृत है, और अभी ये बेल आउट है उसमें। आनंद कुमार का अभी इसमें खंगालेंगे कि क्योंकि इसके ससुराल है कपिल देव के वहाँ पर, और आनंद कुमार जो है इसको बरेली से तौसीफ खान नामक व्यक्ति से लेकर यहाँ सप्लाई करवाता है कपिल देव को, और कपिल देव यहाँ सिटी में इसको सर्कुलेट करता है, बांटता है। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।